क्या आप भी सपना देख रहे हैं भारत के टॉप आइम्स और बी स्कूल्स में पढ़ने का? Then common admission test CAT is your gateway. But what exactly is CAT? Who should take it? And how you can prepare it from the scratch? Let's break it in this video. Hi, मेरा नाम है प्रशांत और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. First segment of the video is what is CAT and who should take it? CAT कॉमन एडमिशन टेस्ट इंडिया का सबसे पॉपुलर और मोस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम है फॉर MBA, जिसको कंडक्ट कराया जाता है बाय आइम्स एनुअली बेसिस पे और जो एवेल्युएट करता है कैंडिडेट को ऑन द बेसिस ऑफ QA, VARC एंड DILR. इसमें इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो 100% आपको MCQ बेस्ड और टीटा बेस्ड क्वेश्चंस मिलेगा. टीटा बेस्ड क्वेश्चंस मींस कि आपको टाइप करना है क्वेश्चंस के आंसर को और 2 घंटे का आपको ड्यूरेशन मिलता है. इसमें 3 सेक्शंस को ब्रेक करा जाता है इन 40 मिनट्स के सेक्शंस के अंदर, सेक्शन टाइमिंग के अंदर. नाउ who should target for CAT? First of all, ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स जो एस्पायर करते हैं इंडिया के टॉप आइम्स और अदर भी स्कूल्स लाइक FMS, MDI, IITs इवन. और इसके अलावा अगर आप CAT लिखते हैं तो भारत के कुल मिला के तकरीबन 100 से ज्यादा टॉप बी स्कूल्स, अब भारत में तो ऐसे 5000 से ज्यादा स्कूल्स हैं, बट 100 टॉप के स्कूल्स या 150 टॉप के स्कूल्स आप CAT के थ्रू टारगेट कर सकते हैं. ये सबसे पहला रीजन है कि आपको CAT क्यों देना चाहिए. दूसरा, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स जो अपने करियर को स्विच करना चाहते हैं और अपने जॉब रोल्स को मैनेजमेंट रोल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो CAT लिख सकते हैं. एंड तीसरा, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी अभी ग्रेजुएशन जिन लोगों ने कंप्लीट करा है, वो टॉप टीयर बिजनेस स्कूल्स में जाने के लिए CAT का एग्जाम लिख सकते हैं. नाउ moving to the next segment, what is the eligibility criteria for CAT? Eligibility criteria is very simple. This is based on 3 criteria. Education, first of all, education में आपको at least 50% आपका बैचलर का डिग्री में आपका परसेंटेज होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, और 45% आपका परसेंटेज होना चाहिए बैचलर्स में अगर आप SC, ST या PWD से बिलोंग करते हैं. नाउ फाइनल ईयर स्टूडेंट, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के अंदर. फाइनल ईयर के बच्चे भी CAT दे सकते हैं. सपोज आपका डिग्री 3 साल का है तो आप अपने सेकेंड ईयर में एलिजिबल है फॉर CAT. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका अभी 4था सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं आज की डेट में 29 मार्च, अगर आप अपने 4th सेमेस्टर में है और आपका ग्रेजुएशन 3 साल का है तो आप नवंबर, इसी साल के नवंबर में CAT के लिए एलिजिबल हैं. आप CAT लिख सकते हैं. CAT का रिजल्ट आएगा और इंटरव्यू होगा, तब आप अपने फाइनल ईयर में होंगे, फाइनल सेमेस्टर में होंगे. रिजल्ट आने के बाद आप CAT के लिए जो भी आपका सिलेक्शन हुआ होगा, जो भी आपको कॉलेज मिला होगा, विदाउट एनी गैप आप कॉलेज के लिए जा सकते हैं. ठीक है, तो अच्छा, एक डाउट यहाँ पे आता है कि हमारी डिग्री का क्या. तो जब आपका एडमिशन होगा, एडमिशन के टाइम आप अपना फाइनल ईयर मार्कशीट सबमिट करेंगे. ठीक है, अब बात आती है कि एज लिमिट क्या होती है. एज लिमिट की बात करें तो CAT में ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है. ठीक है, स्ट्रेट अवे. ठीक है, ओके. थर्ड सेगमेंट की तरफ बढ़े, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CAT. और इस सेगमेंट को मैंने 5 छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करा है. फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप, पहले तो आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहाँ से सिलेबस आता है और एग्जाम पैटर्न क्या होता है. तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि एग्जाम पैटर्न में 40 मिनट के 3 सेक्शंस VARC, DILR और QA होते हैं. और उसके अंदर सिलेबस क्या है, सिलेबस की बात कर लेते हैं एक करके. VARC में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन एंड ऑड वन आउट, ये चीजें आपको मेजरली दिखने वाली हैं पूरे पेपर में, और सब कुछ RC के अराउंड ही घूमने वाला है. ठीक है, DILR की बात करें तो डेटा इंटरप्रिटेशन, बेसिक लेवल की लॉजिकल रीजनिंग की कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. पजल सॉल्व करना, सेटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना, इस पे क्वेश्चंस आते हैं और फिर मिक्स करके DILR के सवाल बनते हैं. एंड QA में बहुत बड़ा सेक्शन है QA का. अरिथमेटिक आपका PPL, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क टाइम स्पीड डिस्टेंस, इस तरह के टॉपिक. अलजेब्रा होता है, ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम है. मॉडर्न मैथ्स में आपको PNC वगैरह देखने को मिलता है. ठीक है, ये होगी एक आउटलाइन की सिलेबस किस तरह से होता है. सेकंड स्टेप आपको जो करना है, अगर आपने सिलेबस समझ लिया है तो आपको फाउंडेशन बिल्डिंग करना शुरू करना पड़ेगा. एक स्ट्रॉन्ग बेसिक्स का आपको आइडिया होना चाहिए. अब इसके लिए कोई भी इंसान क्या कर सकता है, पहला काम तो ये कर सकता है कि NCERT आप उठा सकते हैं क्लास 6 से 10 तक की.
वहां से आपके एरिथमेटिक और ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ्स नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, वहां से आप स्टार्ट ले सकते हैं। दूसरा, ये तो बात हुई क्वांट के लिए। अगर वीआरसी की बात करें तो वीआरसी में यू शुड स्टार्ट रीडिंग, रीड्स अलॉट, जितना रीड कर सकते हैं रीडिंग हैबिट बनाइए। उसके लिए सबसे बड़ा सोर्स क्या है? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आपको फिजिबल लगे उसका सब्सक्रिप्शन लें और स्टार्ट करें, रीड करना शुरू करें। और दूसरी चीज, न्यूज़पेपर के साथ आप कुछ मैगजीन्स का सहारा ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है द इकोनॉमिस्ट, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और एक वेबसाइट है इयन, ये ऐसे आपको बहुत सारे रीडिंग के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो इयन ऐसे से आप जाके वीआरसी के लिए रीडिंग हैबिट अपनी क्रिएट करें। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जितना आपका रीडिंग स्ट्रांग होगा वीआरसी में आप उतना बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, एंड फॉर लॉजिकल रीजनिंग डीआईएलआर के लिए आपको बेसिक्स क्लासेस के बाद कुछ अपनी प्रैक्टिस बनाने के लिए पजल सॉल्व करने चाहिए, सुडोकू सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, यहाँ से अपनी आप लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ बेसिक फाउंडेशन लेवल पे आपको क्या काम करना चाहिए। थर्ड स्टेप आता है प्रैक्टिस। जब आपने अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो प्रैक्टिस के लिए आप कुछ टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। ठीक है, और अगर सहारा आपको चाहिए आपकी प्रिपरेशन के दौरान, तो सबसे अच्छा है कि आप किसी स्ट्रक्चर्ड कोचिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। आप हमें भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय द वे, हमारे पास भी पूरा स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम पढ़ाते हैं, वो आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। राइट नाउ, इसके बाद जब आपने टॉपिक टेस्ट ले लिया, सेक्शनल टेस्ट कर लिया, और जो आपके डाउट्स हैं, और आपने मेंटोरिंग, एक ऐसी कोचिंग ज्वाइन करी जहां पे आपकी मेंटोरिंग हो रही है वन ऑन वन, लास्टली आपको देखना चाहिए कि आपको एग्जाम से पहले, ठीक है, डी डे से पहले एटलीस्ट 15-20 फुल लेंथ मॉक तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं। उससे ज्यादा कर सकते हैं तो करें, एक जगह का करें, दो जगह का करें, तीन जगह का, जितना भी कर सकते हैं। आप लास्ट के 2 महीने एग्जाम से पहले फुल लेंथ मॉक पे फोकस करें। स्टेप नंबर 4, आपने जो भी टेस्ट दिए हैं उसको एनालाइज और इंप्रूव कैसे कर सकते हैं उसके उसके बारे में है। आफ्टर एवरी टेस्ट, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं, चाहे वो टॉपिक टेस्ट हो, सेक्शनल टेस्ट हो, या फुल लेंथ टेस्ट हो, हर टेस्ट के बाद अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें, अपने वीक एरिया को फोकस करें, और जो भी आपके डाउट्स हैं अपने मेंटोर के साथ बैठ के उसको क्रिस्टल क्लियर करें। बेसिक्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आपके जो वीक एरियाज हैं उस पर आप काम करिए, स्ट्रॉन्ग एरिया को और ज्यादा शार्पन करिए। नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज इसके बाद जो बचती है करने को, वो है टाइम मैनेजमेंट। जब आप एग्जाम के प्रेशर में होते हैं और जब उधर पे सही सुई की घड़ियां उल्टी घूम रही होती हैं, ठीक है, आपके सामने टाइम जा रहा होता है, ठीक है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, आपको ये जरूर आना चाहिए, ये एक टाइम मैनेजमेंट का की है कि आपको कौन सा सवाल स्किप करना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है। ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता। ये जितना ज्यादा आप टेस्ट लिखेंगे, जितना ज्यादा आप एनालाइज करेंगे, उतना ज्यादा आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। ठीक है, बट ये बहुत मेजर थिंग है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पांचवा स्टेप, आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 4 दिन पढ़ाई किए, 5 दिन छुट्टी पे। ठीक है, आप भले ही डेली 3 घंटे पढ़िए, पर कंसिस्टेंटली पढ़िए और मोटिवेटेड। ठीक है, मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन कुछ सोर्सेज ढूंढिए। वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपका बैकग्राउंड हो सकता है, या फिर अपने आपका स्टेटस इंप्रूव करने का सबसे बड़ा मोटिवेशन आपको मिल सकता है। एक्सटर्नली आप देखें मोटिवेशन तो कुछ मूवीज देख सकते हैं, कुछ स्टोरीज पढ़ सकते हैं। ठीक है, इन एनी वे कि आपको अपने आप को मोटिवेट रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है। आप बहुत बार डाउन होगे, बहुत बार आप ऊपर उठोगे, ठीक है, पर आप मोटिवेटेड नहीं होगे तो आप तभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे अपनी जर्नी में। ठीक है, सो इसके साथ मैं 2 पॉइंट्स और डिस्कस करना चाहूंगा। कैट जो है वो स्ट्रेटजी कंसिस्टेंसी का ही टेस्ट है। ठीक है, अगर आपकी स्ट्रेटजी और कंसिस्टेंसी नहीं है, आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, आपका कैट नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये इंटेलिजेंसी के बारे में है ही नहीं, कंसिस्टेंसी और स्ट्रेटजी के बारे में है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, स्टे रिवाइजिंग, स्टे डिसिप्लिन। ठीक है, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस इज द की। ठीक है, विद राइट अप्रोच क्रैकिंग कैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। ठीक है, कैट इम्पॉसिबल नहीं है क्रैक करना। अब बस आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो स्टार्ट टुडे एंड स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिशन। ठीक है, और अगर आप कैट के लिए ज्वाइन करना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे डिटेल्स कोचिंग के और प्रोग्राम के सारे आपको मिल जाएंगे।
और कुछ हम लोग डिस्काउंट ऑफर भी इस समय चला रहे हैं, ठीक है। तो आप आ सकते हैं हमारी कोचिंग पे या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर ऑफन दिस वीडियोस आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन आप समय भी पा सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो जरूर हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।